पूरे गांव ने मिलकर ताजे मशरूम सुखाने के लिए एक बड़ी ड्रायर मशीन खरीदी। लिनमो का परिवार सबसे ज्यादा मशरूम उगाता था। उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दिए, लेकिन ड्रायर मशीन एक हफ्ते तक बिना रुके चलती रही। गांव के हर घर के ताजे मशरूम सुखा दिए गए, बस लिनमो के परिवार को छोड़ दिया गया। गांव वाले न सिर्फ पहली खेप में ऊंची कीमत पर मशरूम बेचना चाहते थे, बल्कि लिनमो के परिवार को दबाने की भी सोच रहे थे। लेकिन किसे पता था कि उनके मशरूम ठीक से सूखे ही नहीं थे और बिल्कुल भी बिक नहीं रहे थे। उल्टा वो लोग ड्रायर को फिर से इस्तेमाल करना चाहते थे। लिनमो हंसा और सीधे ड्रायर वापस ले लिया। मशीन फिर से इस्तेमाल करनी है, पैसे लगेंगे। हाँ अंकल, अगर मेरे मशरूम ड्रायर में नहीं डाले गए तो वो मेरी आंखों के सामने सड़ जाएंगे। पूरे गांव वालों का काम हो गया, बस मेरे ही परिवार को क्यों रोका जा रहा है? इसका क्या मतलब है? मशीन सिर्फ एक है, आप लोगों ने पहले अपना काम निपटाने के लिए इस्तेमाल की, ये मैं समझ सकता हूँ, पर अब तो मशीन आंगन में बेकार पड़ी धूल खा रही है। शाओमो, ऐसे बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। अभी ताजे मशरूम का बाजार अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो चीज कम होती है वो कीमती होती है। पहली खेप की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। जब तुम्हारे 7-8 टन मशरूम बाजार में आएंगे तो बाजार में मशरूम ज्यादा हो जाएंगे और मांग कम, जिससे कीमतें जरूर गिरेंगी। तुम ज्यादा उगाते हो तो कम मुनाफे में भी ज्यादा बेचकर अच्छा कमा लोगे, पर हम लोगों के पास तो बस थोड़ी थोड़ी जमीन की ही फसल है। अगर हम पहली खेप ऊंची कीमत पर नहीं बेचेंगे तो बाद में अपना गुजारा कैसे करेंगे? लिनमो के मन में सब कुछ साफ था। उन्हें कीमत न मिलने की चिंता कहाँ थी, वो तो साफ साफ पहले अपना माल निकालना चाहते थे और फिर मेरे मशरूमों को सड़ने देना चाहते थे। शुरुआत में तो मैं ही गांव वालों को मशरूम उगाने के लिए लाया था। ड्रायर खरीदने का सुझाव भी मेरा ही था। उस वक्त किसी के पास पैसे नहीं थे। मेरे परिवार ने ही सबसे ज्यादा पैसे देकर ये मशीन खरीदी थी और अब एहसान फरामोश गांव वाले ही मुझे धोखा दे रहे थे। तुम लोगों ने अपनी इंसानियत बेच दी है। अगर शुरुआत में मैंने तुम लोगों को बाजार ढूंढने और खेती की तकनीक सीखने में मदद न की होती तो क्या आज तुम लोगों के पास ये फसल होती? जब ड्रायर खरीदना था तब तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे। मेरे परिवार ने बिना कुछ कहे 30,000 दिए और अब तुम लोग उल्टा मेरी ही रोजी रोटी छीन रहे हो। शाओमो, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। एहसान फरामोश तो तुम्हारा परिवार है। तुम्हारे परिवार ने गांव की 30 एकड़ अच्छी जमीन पर कब्जा कर रखा है और मशरूम उगाकर ढेरों पैसे कमा रहा है। लेकिन जब गांव में स्ट्रीट लाइट लग रही थी और सड़कें बन रही थी तो क्या तुम्हारे परिवार ने एक पैसा भी दिया? दूसरे लोग अमीर होने पर गांव को कुछ वापस देने की सोचते हैं। तुम्हारे परिवार ने क्या किया है? और वैसे भी पैसे तुमने अपनी मर्जी से दिए थे, किसी ने तुमसे जबरदस्ती नहीं की। जब मशीन खरीद ली गई तो वो गांव की साझी संपत्ति बन गई। अगर तुम उसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें पूरे गांव की इजाजत लेनी होगी। अभी तो तुम्हारी मूंछें भी ठीक से नहीं आई हैं और गांव में बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहे हो। जाकर अपने उस बाप को बताना जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है। अगर वो अपने बेटे को नहीं संभाल सकता तो हमारे गांव में बहुत से लोग हैं जो उसे संभाल लेंगे। गांव वालों के मन में लिनमो के परिवार के लिए गुस्सा काफी समय से भरा हुआ था। इस बार तो बस ड्रायर का बहाना बनाकर वो लिनमो के परिवार को बर्बाद करना चाहते थे। ये ड्रायर मशरूम सुखाने की जरूरत के हिसाब से बनवाया गया था। अब तुरंत दूसरा ऑर्डर करना नामुमकिन था। ये देखकर लिनमो ने मन ही मन एक फैसला किया। उसने दूसरे राज्य में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले अपने चचेरे भाई से संपर्क किया। उसी दिन दोपहर में लिनमो 10-12 लोगों को लेकर तेजी से सरपंच के घर के आंगन में पहुंच गया। लिनमो, तुम ये क्या करने जा रहे हो? इतने सारे लोगों को मेरे घर लेकर आए हो, क्या हंगामा करना चाहते हो? लिनमो ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पीछे खड़े मजदूरों को इशारा किया और उन्हें ड्रायर उठाने के लिए कहा। सरपंच ने जल्दी से अपनी बाहें फैलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ मजदूरों ने आगे बढ़कर उसे हल्का सा धक्का दिया। वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, उसका पैर फिसला और वो खुद ही जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, इसे नहीं ले जा सकते। ये ड्रायर गांव की साझी संपत्ति है। लिनमो, तुम इसे छीनकर नहीं ले जा सकते। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये पूरे गांव का फैसला है।
तुम पूरे गांव से दुश्मनी मोल ले रहे हो। लिनमो ने अपने बैग से पहले से तैयार 12,000 युआन निकाले और धड़ाम से सरपंच के सामने जमीन पर फेंक दिए। उस समय मशीन खरीदने में कुल 42,000 लगे थे। मेरे परिवार ने पहले 30,000 दिए थे। बचे हुए 12,000 मैं अब दे रहा हूँ। मुझसे सार्वजनिक संपत्ति के बारे में बकवास मत करना। अब यह मशीन मेरी है, मैंने कह दिया। लिनमो, अरे कमीने, तू बहुत ही बदतमीज है। सरपंच को पता था कि वो उसे रोक नहीं सकता, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो जमीन पर बैठकर बड़बड़ाने लगा और गंदी गंदी गालियां देते हुए लिनमो के पूरे परिवार को कोसने लगा। मजदूरों ने फुर्ती से ड्राई को आंगन से बाहर निकाला और दरवाजे पर पहले से इंतजार कर रहे एक बड़े ट्रक पर लाद दिया। जैसे ही लिनमो गाड़ी में चढ़कर निकलने वाला था, सरपंच अचानक जमीन से उठा और गाड़ी के सामने आकर रास्ता रोक लिया। तुम मशीन ले तो जा रहे हो, पर इसके अंजाम के बारे में अच्छे से सोच लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही तुम बाद में रोते गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओ, हम गांव वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लिनमो उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपने पास खड़े 2 मजदूरों को इशारा किया। मजदूर तुरंत नीचे उतरे और सरपंच को दोनों तरफ से पकड़ लिया। उसे उठाकर वापस आंगन में ले गए और बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। मैं तुझे बता रहा हूँ लिनमो, वैसे भी हम गांव वालों के सारे ताजे मशरूम सूख चुके हैं, अब हमें इस मशीन की जरूरत नहीं है। तू इंतजार कर, एक दिन तू जरूर पछताएगा। ड्राई मिलने के बाद लिनमो ने तुरंत जोर शोर से अपने ताजे मशरूम को सुखाने का काम शुरू कर दिया। ताजे मशरूम बहुत नाजुक होते हैं। सुखाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान और नमी पर हर पल नजर रखनी पड़ती है, जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते। लिनमो और कुछ सहायकों ने मिलकर लगातार 3 रातें जागकर काम किया। आखिरकार ताजे मशरूम के खराब होने से पहले उन्होंने सारा माल तैयार कर लिया। इन कुछ दिनों में लिनमो अक्सर गांव वालों को अपने पीछे कानाफूसी करते हुए सुनता था। यहाँ तक कि सरपंच की अगुवाई में कुछ गांव वाले एक बार उसके घर पर हंगामा करने भी आए थे। उन्होंने कहा कि ग्राम समिति उसके खिलाफ एक बैठक करेगी और उसे वहाँ हाजिर होना ही होगा। लिनमो, तुम्हें सबके सामने पूरे गांव से माफी मांगनी होगी और अपनी गलतियों पर पछताना होगा। तुमने जो 12,000 दिए हैं, उन्हें इस बार ड्राई इस्तेमाल करने की घिसाई मान लिया जाएगा। अगर तुम इसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम्हें हर बार अलग से पैसे देने होंगे, तभी यह मामला खत्म होगा। तुम लोगों के पास यहाँ हंगामा करने का फालतू समय है, इससे अच्छा है कि अपने ताजे मशरूम के बारे में सोचो। आखिर तुमने कितने बेच लिए? दरअसल लिनमो बहुत पहले ही समझ गया था। गांव वालों ने उस समय जल्दबाजी में काम किया था और ताजे मशरूम ठीक से सूखे नहीं थे। उनकी दिखावट और गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं थी, इसलिए उन्हें अच्छी कीमत बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और अगर ताजे मशरूम को खरीद के मानकों पर खरा उतरना है, तो उन्हें ड्रायर में दोबारा सुखाना ही होगा। जैसा कि सोचा था, लिनमो की बात सुनकर गांव वालों के चेहरे उतर गए और वे कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप वहां से चले गए। उसके बाद वे सुबह शाम बाजार में अपने ताजे मशरूम बेचने की कोशिश करने लगे, लेकिन खराब गुणवत्ता के कारण कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। ताजे मशरूम खरीदने वाले बॉस वांग, जो हमेशा लिनमो के साथ काम करते थे, इस बात से चिंतित थे कि लिनमो इस बार खुद मशरूम सुखा रहा है। उन्हें डर था कि तकनीक सही न होने से गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, इसलिए वे खास तौर पर शहर से गांव में माल की जांच करने आए। जिस दिन बॉस वांग आए, गांव के सभी लोग चुपके से लिनमो के घर की दीवार के बाहर जमा हो गए। वे अपनी गर्दन लंबी करके अंदर झांकने लगे। छोटे मो, तुम्हारी यह सुखाने की तकनीक तो कमाल की है। ये तो पिछली प्रोसेसिंग फैक्ट्री से भी बेहतर है। इस साल मैं तुम्हें बाजार का सबसे ऊंचा दाम दूंगा, 150 युआन प्रति किलोग्राम। तुम्हारा ये सारा माल मैं खरीद लूंगा। बॉस वांग लिनमो के पुराने ग्राहक थे और हमेशा लंबे समय के सहयोग को महत्व देते थे। लिनमो ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, कहा कि ज्यादा दाम देने की जरूरत नहीं है, बाजार भाव पर ही ठीक है। बॉस वांग के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसी समय लिनमो के साथ खरीद का अनुबंध कर लिया। इस खेप में से खेती की लागत, मजदूरी और मशीन का खर्च निकालने के बाद लिनमो ने लगभग 9 लाख युआन का शुद्ध लाभ कमाया।
छोटे मो, मेरे पास 50 एकड़ जमीन का ठेका भी है। मैं सोच रहा हूँ कि नए साल के बाद वो तुम्हें ताजे मशरूम उगाने के लिए दे दूँ। तुम्हें सबसे कम ठेके के दाम पर दूंगा। लागत तुम खुद उठाओ, लेकिन तुम जितना भी उगाओगे मैं आज के भाव पर खरीदूंगा। हम लंबे समय तक साथ काम करेंगे, हर साल पक्की आमदनी होगी। बाड़े की दीवार पर झुके गांव वाले अब और सब नहीं कर पाए। वे झुंड में आंगन में घुस आए और बॉस वांग को घेरकर अपने ताजे मशरूम बेचने की कोशिश करने लगे। बॉस वांग उनके जोर देने पर मना नहीं कर पाए और बेमन से उनका माल देखने के लिए राजी हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताजे मशरूम का पहला पैकेट खोला, बॉस वांग का चेहरा उतर गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताजे मशरूम का पहला पैकेट खोला, बॉस वांग का चेहरा उतर गया। उन्होंने लगातार सिर हिलाया। 5-6 पैकेट देखने के बाद उनका सब्र पूरी तरह से जवाब दे गया। उन्होंने सीधे हाथ हिलाकर कहा, तुम लोगों का यह माल ठीक नहीं है। मेरी फैक्ट्री इतनी खराब क्वालिटी का माल नहीं लेती। ये ताजा मशरूम देखते ही पता चल रहा है कि ठीक से साफ नहीं किया गया है, सुखाया भी ठीक से नहीं गया है, कुछ में तो नमी से फफूंद भी लग गई है। यह मत कहना कि मैं नहीं खरीद रहा। अगर इसे बाजार में भी ले जाओगे तो भी कोई नहीं खरीदेगा। बात इस तरह आगे बढ़ी। वे लोग ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे अकड़कर अपना बचाव करने लगे। हमारी चीजें तो एकदम ठीक हैं। कहाँ फफूंद लगी है और कहाँ खराब हुई है। बस ठीक से धोया नहीं है, थोड़ी धूल लग गई है। पानी से धो लो तो हो जाएगा, वैसे भी खाया जा सकता है। बॉस वांग पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उनसे बहस में अपना समय बर्बाद करना भी जरूरी नहीं समझा और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लिनमो को अलविदा कहने के बाद वो अपनी कार में बैठकर चले गए। जैसे ही बॉस वांग गए, गांव वालों की नजरें गोंद की तरह लिनमो पर चिपक गईं। जो गुस्सा इतनी देर से दबा हुआ था, वो आखिरकार फूट पड़ा। वे लिनमो की नाक की सीध में उंगली दिखाकर चिल्लाने लगे, लिनमो, तुमने उस बड़े बॉस से हमारी क्या चुगली की? क्या तुमने ही उसे हमारा माल न खरीदने के लिए उकसाया है? कोई इंसान तुम्हारे जितना नीच कैसे हो सकता है? तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। आखिर हम पूरे गांव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम इन बड़े बूढ़ों को मुसीबत में डाल रहे हो? वो सीना ठोक कर हंगामा करने लगा और लिनमो पर बेईमान और अधर्मी होने का इल्जाम लगा दिया। उसके उकसाने पर गांव वाले जले हुए पटाखों की तरह भड़क गए और मशरूम न बिकने का सारा गुस्सा लिनमो पर निकाल दिया। शोर इतना था कि आंगन लगभग सिर पर उठ गया था। लिनमो उनके बिगड़े हुए चेहरे देख रहा था। उसके मन में जरा भी हलचल नहीं थी। पहले होता तो उसे दुख होता, लेकिन इतने ताने और ठंडी बातें सुन सुनकर उसने अब परवाह करना छोड़ दिया था। वैसे भी पैसे तो वही कमा रहा था। ये लोग तो बस फालतू में उछल कूद करने वाले मस्खरे थे। भी कौन कह रहा था कि इसे फिर से सुखाना है? मेरी सुखाने वाली मशीन की जरूरत नहीं है अब। वह अपनी बाहें मोड़कर खड़ा हो गया और गांव वालों को पल भर में बेवकूफों की तरह जमते हुए देखने लगा। वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अगले कुछ दिनों में गांव में कई बैठकें हुई। उनका मुख्य मुद्दा सिर्फ एक था, सुखाने वाली मशीन वापस कैसे लाई जाए। किसी ने बाजार में जाकर पता किया था, ताजे मशरूम सिर्फ इसलिए नहीं बिक रहे थे क्योंकि उन्हें ठीक से सुखाया नहीं गया था। उन्हें पेशेवर उपकरणों से दोबारा सुखाना जरूरी था, लेकिन नया खरीदने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। ऊपर से समय भी काफी नहीं था और किसी दूसरे को काम देने का मतलब था और ज्यादा लागत। इसलिए कई बैठकों के बाद वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें लिनमो से ही सुखाने वाली मशीन मांगनी पड़ेगी। लेकिन लिनमो के घर के दरवाजे पर हर समय एक गुस्सैल चेहरे वाला हट्टा कट्टा आदमी शुभंकर की तरह खड़ा रहता था, इसलिए चाहे वे कितनी भी हिम्मत जुटा ले, वे सीधे भिड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सिर झुकाना ही पड़ेगा। उनके रवैये में सीधे 180 डिग्री का बदलाव आ गया। जैसे ही सुबह हुई, गांव का मुखिया 1 दर्जन से ज्यादा गांव वालों को लेकर आ गया। वे अंडे और दूध लेकर लिनमो के घर का दरवाजा रोके खड़े रहे। वे सुबह मुर्गे की बांग से लेकर सूरज ढलने तक इंतजार करते रहे। तब जाकर लिनमो ने धीरे से दरवाजा खोला। मुखिया ने अपने झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाई और झट से लिनमो का हाथ पकड़ लिया। छोटे मो, कुछ दिन पहले हम बड़ों ने तुम्हें गलत समझा था। देखो,
हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। सब लोग गुस्से में थे, इसलिए कुछ ज्यादा बोल गए। तुम इसे दिल पर मत लेना। उसके पीछे खड़े गांव वाले जोर जोर से सिर हिलाने लगे। एक पल पहले वे गालियां बक रहे थे और अगले ही पल कुत्ते से भी ज्यादा तलवे चाट रहे थे। लिनमो मन ही मन जानता था कि यह सही और गलत में फर्क न कर पाने की बात नहीं है, बल्कि यह उनकी रग रग में बसी आदत है। वे किसी का अच्छा होते नहीं देख सकते, लेकिन फायदा भी उठाना चाहते हैं। एक तरफ वे चापलूसी करते हैं और दूसरी तरफ दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई पागल जोकर हो। मुखिया ने देखा कि लिनमो पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसे हिम्मत करके दोबारा बोलना पड़ा। तुमने ही तो हमारे गांव को ताजे मशरूम उगाना सिखाया था। चाचा, लोगों को तुम्हारी अच्छाई याद है, पर अब सबकी मेहनत से उगाई फसल बिक नहीं रही है। तुम भी इसी गांव का हिस्सा हो, तुम हमें मुश्किल में देखकर अनदेखा तो नहीं कर सकते। ये सुखाने वाली मशीन समझ लो कि तुमने गांव को दान कर दी, इसे सबके इस्तेमाल के लिए दे दो ना। इतनी बेशर्मी की बात सुनकर लिनमो ने अनजाने में उसे घूर कर देखा। उसने तुरंत नाटक करते हुए अपनी छाती पीटी। तुम्हें जो भी गुस्सा है मुझ पर निकाल लो। सारी गलती मुझ मुखिया की ही है, पर तुम अपनी आंखों के सामने अपने चाचा चाचियों को पूरे साल की मेहनत बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। वो जानता था कि उसका यह इमोशनल ड्रामा इतना तगड़ा था कि सुनकर कुत्ते को भी शर्म आ जाए, पर लिनमो पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ड्रायर का इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। ये सुनते ही उन लोगों ने राहत की सांस ली और उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे कोई जंग जीत ली हो। जब यह मशीन खरीदी थी तो 42,000 की थी। मेरे परिवार ने 30,000 दिए थे। कल जो 12,000 चुकाई, उससे पूरी कीमत अदा हो गई है। यह मेरे परिवार की निजी संपत्ति है, ये गांव की कोई सार्वजनिक चीज नहीं है। तुम लोग मेरी सुखाने वाली मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रोसेसिंग प्लांट के हिसाब से मुझे पैसे देने होंगे। एक पैसा भी कम हुआ तो इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। तुम सच में जानवर से भी बदतर हो। तुम्हें अपनों की भी कोई परवाह नहीं। यह इमोशनल ड्रामा बंद करो। जब तुमने कह ही दिया कि मैं जानवर से बदतर हूँ और मुझे अपनों की परवाह नहीं, तो मुझ में नैतिकता कहाँ से आई? मुखिया की मुस्कान तुरंत प्लास्टर की तरह जम गई और उसका चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। काफी देर तक वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया और गुस्से में गांव वालों को लेकर चला गया। इसके बाद गांव में 3 दिन और 3 रात तक बैठकें हुई। सबने देख लिया था कि लिनमो किस हद तक बेशर्म हो चुका है। उस लिनमो से भीख मांगने से अच्छा है कि कस्बे में कोई प्रोसेसिंग प्लांट ढूंढ ले। जब उसने पहले हमारे साथ अन्याय किया और दूसरों को हमारी फसल न खरीदने के लिए उकसाया, तो हम भी बाहर जाकर सबको बताएंगे, ताकि कोई भी उससे फसल न खरीदे। पर यह चाल बिल्कुल काम नहीं आई। कस्बे के प्रोसेसिंग प्लांट में फसलों का सीजन होने की वजह से सुखाने का रेट 2 गुना हो गया था। हिसाब लगाने पर पता चला कि यह लिनमो की मशीन से भी ज्यादा महंगा था, और जो लोग बाजार में लिनमो की बुराई करने गए, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सब अपनी फसल को लेकर परेशान थे, किसी के पास दूसरों के मामले में पड़ने का समय नहीं था। जब ताजे मशरूम सड़ने और खराब होने लगे, तो गांव वाले आखिरकार और नहीं सह पाए। वे बेमन से पैसे लेकर लिनमो के पास आए और सारा इल्जाम मुखिया पर डाल दिया। छोटे मो, ये सब मुखिया का आइडिया था। वो मुखिया है, हम उसकी बात कैसे नहीं सुनते? हाँ, हम तो असल में तुम्हारी तरफ ही हैं। देखो, मैंने पूरे पैसे दिए हैं। तुम मुझे मशीन इस्तेमाल करने से मना मत करना, प्लीज। मैंने तो मुखिया से पहले ही कहा था कि तुम्हारा परिवार पढ़ा लिखा और समझदार है। अगर तुम लोग कुछ करते हो तो उसके पीछे कोई वजह होती है। हम जैसे गांव वालों ने तो दुनिया ही नहीं देखी, हमें ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ समझ आती हैं। लिनमो गांव वालों के गिरगिट की तरह रंग बदलते चेहरे देखकर मुस्कुराया और बस पैसे ले लिए। उसने ज्यादा बकवास नहीं की। कुछ ही समय में उसके घर पर बाजार से भी ज्यादा भीड़ लग गई। बस मुखिया ही अपनी इज्जत के खातिर नहीं आ सका और गांव के मुहाने पर बेचैन खड़ा रहा। उसे हार मानना गवारा नहीं था, इसलिए वो लिनमो के माता पिता के पास अपना दुखड़ा रोने गया, ताकि वे लोग लिनमो को मना ले। उस दिन लिनमो के पिता ने उसे खास तौर पर घर बुलाया, उसके बड़े भाई और भाभी के सामने। उन्होंने दबी आवाज में उससे कहा, बेटा, मुझे पता है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर हम सब एक ही गांव के हैं।
मुखिया तक मुझसे आकर गिड़गिड़ाया है। वे सब बेचारे बूढ़े लोग हैं। तुम तो अभी जवान हो, उनसे इतना हिसाब किताब करके क्या मिलेगा? हमारे घर में इन चंद पैसों की कमी नहीं है, तुम उन्हें थोड़ी रियायत दे दो ताकि शांति बनी रहे। लिनमो कुछ कहना ही चाहता था कि उसके चचेरे भाई ने पहले बोल दिया, चाचा, अगर मैं मजदूरों के साथ पहरा नहीं दे रहा होता तो पता नहीं वे लोग हमारे घर का क्या हाल कर देते। लिनमो अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, हम उन्हें मुफ्त में फायदा क्यों उठाने दे? हाँ, हमारा पैसा भी कोई आसमान से नहीं टपकता। इन एहसान फरामोशों के आगे क्यों झुके? मैं और तुम्हारा भाई यहाँ है। लिनमो, तुम बस अपना काम करो, कोई भी मुसीबत आएगी तो घर वाले संभाल लेंगे। परिवार का साथ मिलने पर लिनमो की सारी चिंताएं दूर हो गयी। सुखाने वाली मशीन 7 दिन और 7 रात लगातार चलती रही, तब जाकर पूरे गांव के ताजे मशरूम का काम दोबारा पूरा हुआ। लेकिन गांव वालों ने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया था। बाजार में ताजे मशरूम का ढेर लग चुका था, दाम आधे से भी कम हो गए थे। ऊपर से उनके माल की क्वालिटी पहले से ही खराब थी, बिल्कुल भी अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे। अब वे फिर से घबरा गए। वे रोते हुए लिनमो से बॉसवांग से संपर्क करके उनका माल बिकवाने की मिन्नतें करने लगे। लेकिन अब सवाल ये था कि लिनमो उनके लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल क्यों करे? जब लिनमो ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो गांव वाले उसके घर जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगे, आंसुओं की बौछार कर दी। कुछ लोग तो अपने पूरे परिवार के साथ आकर उसके सामने सिर पटकने लगे। लिनमो को डर था कि अगर वे पागल हो गए तो वो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए इंसानियत के नाते उसने एक बात कह दी, मैं तुम लोगों की बॉसवांग से बात करवा सकता हूँ, लेकिन वो माल खरीदेंगे या नहीं यह मैं तय नहीं कर सकता, ये तुम लोगों पर निर्भर करेगा। गांव वालों ने जब सुना कि लिनमो उनकी मदद करने को तैयार है तो उन्होंने उसे परेशान करना बंद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि लिनमो मदद कर पाता, सरपंच ने अचानक घोषणा कर दी कि उसे एक खरीदार मिल गया है जो पूरे गांव के ताजे मशरूम खरीद लेगा। गांव वाले तुरंत ही लिनमो से बॉसवांग से संपर्क करने की बात भूल गए। हालांकि सरपंच के लायक खरीदार ने इतने कम दाम लगाए जैसे कि माल मुफ्त में दे रहे हों, फिर भी गांव वाले ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाने लगे। किसी ने खरीदार का चेहरा नहीं देखा था और न ही किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट देखा था, लेकिन जब तक सरपंच आगे था वे सब उसके आभारी थे, इस एक काम की वजह से। सरपंच फिर से वही अच्छा सरपंच बन गया जो पूरे गांव के बारे में सोचता है, सम्मानित है और गांव वालों के दुख दर्द को अपना समझता है। और लिनमो की इज्जत एक बार फिर मिट्टी में मिल गई और वो जानवर से भी बदतर इंसान बन गया। लिनमो अपने ताजे मशरूम बॉसवांग को भेजने वाला था। उसने जैसे ही अपना ट्रक गांव के मुहाने पर पहुंचाया, उसे गांव वालों ने पूरी तरह से घेर लिया। कोई ट्रक रोक रहा था, कोई खिड़कियां तोड़ रहा था, तो कोई रास्ता जाम कर रहा था। गालियों से आसमान सर पर उठा लिया था। इस बार उनका गुस्सा इस बात पर था कि सरपंच ने कहा था कि उस खरीदार ने उसे बताया है कि पूरे गांव के ताजे मशरूम को मशीन में दोबारा सुखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सब लिनमो की चाल थी, उनसे ये बेईमानी का पैसा कमाने के लिए। लिनमो, तूने बेईमानी से हमारा पैसा कमाया है। उस खरीदार ने कहा था कि मशरूम को दोबारा सुखाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सब तेरी चाल है। फिर यह मत कहना कि हम गांव वालों ने लिहाज नहीं किया। पहले तूने ही अन्याय किया, अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। अगर सरपंच ने हमें सच्चाई नहीं बताई होती तो हम अब तक तेरे धोखे में ही रहते। इससे बकवास बंद करो, जल्दी से हमारा पैसा वापस निकाल। एक ही गांव के लोग होकर तुम्हारे घर में ऐसे जानवर कैसे पैदा हो गए? तुझे पैसे लेने का बहुत शौक है न? ये सड़क सरपंच ने बनवाई है, यहाँ से जाने के लिए तुझे पैसे देने होंगे। तेरा घर भी गांव का है, यहाँ रहने के लिए भी तुझे पैसे देने होंगे। लिनमो ने बकवास नहीं की, उसने सीधे पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस वाले आए तब भी गांव वाले हंगामा कर रहे थे। वे गुंडागर्दी और मनमानी करने के आदी थे। उन्हें लगा कि पुलिस वाले आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वे बस मामला रफा दफा कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने सच में डंडे और मिर्ची स्प्रे देखे तो वे पल भर में ही शांत हो गए। हुजूर, दिन दहाड़े आप लोगों को साफ साफ देखना होगा, ये जो कुछ भी कह रहा है वही सच नहीं हो सकता। इसने हमारे गांव की सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और हमें धमकाकर सुखाने वाली मशीन इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पर मजबूर किया है।
इस लिल्मो और एक डाकू में क्या फर्क है? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। मुझे अपने गांव वालों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करनी ही होगी। मशीन उसने खरीदी है तो यह उसकी निजी संपत्ति है। तुम्हारे गांव की सार्वजनिक संपत्ति कैसी? तुम लोग पैसे देकर उसकी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, ये पूरी तरह से जायज और कानूनी है। बल्कि तुम लोगों ने गाड़ी तोड़ी और रास्ता बंद किया, ये तो झगड़ा मोल लेना हुआ। और यह सड़क, इसे सेंटर ने बनवाया है। मुखिया ने अपने पैसे नहीं दिए हैं। मुखिया और कुछ उपद्रवियों को मौके पर ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाकी गांव वालों से भी पूछताछ होनी थी। लिनमो ने आसानी से माल गांव से बाहर पहुंचा दिया और बॉस वांग के हाथों में सौंप दिया। रास्ते में थोड़ी देर हो गई थी। बॉस वांग ने वजह पूछी। पूरी कहानी सुनने के बाद वो लिनमो के लिए हुए अन्याय पर गुस्सा हुए और कहा कि वो निश्चित रूप से उसका बदला लेने में मदद करेंगे। लिनमो ने बड़े बॉस की बातों को दिल पर नहीं लिया। वो जानता था कि वो और ये लोग एक दुनिया के नहीं हैं। नए साल के बाद वो बॉस वांग की दर्जनों एकड़ जमीन संभालने वाला था। वो अपने घर की जमीन ठेके पर दे देगा और तब से गांव से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। लिनमो नए साल के बाद ही गांव वापस अपना सामान पैक करने और घर बदलने आया। वापस आते ही उसने देखा कि गांव वालों का उसके प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया है। गांव वाले जब लिनमो को देखते थे तो उनकी आंखों में अब भी वही जानी पहचानी नापसंदगी होती थी, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में छिपा डर इतना सच्चा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जब भी वे लिनमो को देखते तो ऐसे हो जाते जैसे चूहे ने बिल्ली देख ली हो। बाद में लिनमो को पता चला कि पिछली बार जब गांव वालों ने रास्ता रोककर गाड़ी तोड़ने का तमाशा किया था, उसके बाद पुलिस ने कुछ अगुवा उपद्रवियों को हिरासत में तो ले लिया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा और भविष्य में भी वे पहले की तरह मनमानी और बदतमीजी कर सकेंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही पुलिस वाले गांव से निकले, उनके ठीक पीछे लोगों का एक और झुंड आ गया। लोगों का वो झुंड लिनमो के पहले लाए हुए लोगों से भी ज्यादा खूंखार दिखता था। उनका ऑरा बहुत दमदार था और वे और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वे सब आवारा और बेकार घूमने वाले लोग थे। गांव में आते ही उन्होंने नाम लेकर मुखिया को ढूंढना शुरू कर दिया। असल में उन्होंने कोई बड़ा गलत काम नहीं किया, न ही कोई गैर कानूनी काम किया, न ही चाकू बंदूक निकाली, न किसी को मारा और न ही आग लगाई। उन्होंने तो बस लिनमो की तरफ से वो सच बताया जो लिनमो कभी कह नहीं पाया था, उसे एक एक शब्द करके सबके सामने ला दिया। प्यारे गांव वालों, सब लोग इधर आओ। आज हम यहाँ झगड़ा करने या किसी को मारने नहीं आए हैं, बस आप सबको एक दिल की सच्ची बात बताने आए हैं। उस लिनमो के लिए जिस पर तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया और जिसे मुखिया ने सताया है, हम इंसाफ मांगने आए हैं। तुम लोग लिनमो के आदमी हो? कैसा सच बताना है? मुखिया तो बहुत अच्छा आदमी है ना? उसने तो अपने पैसे लगाकर हमारे लिए सीमेंट की सड़क भी बनवाई है। अच्छा आदमी? गांव वालों, तुम सबको इस पाखंडी मुखिया ने बुरी तरह धोखा दिया है। वो कहाँ से अच्छा आदमी है? सब दिखावा है। तुम लोग सोचते हो कि गांव के मुहाने पर जो सीमेंट की सड़क है, उसे मुखिया ने अपने पैसे से बनवाया है? बिल्कुल नहीं। उस सड़क को बनाने का पैसा शुरू से आखिर तक सेंटर ने दिया था। उसका एक भी पैसा नहीं लगा है। यह नहीं हो सकता, है ना? मैंने मुखिया को हर रोज कंस्ट्रक्शन साइट पर काम देखते हुए इधर उधर भागते हुए देखा है। उससे इसका कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? जब सड़क बन रही थी तब मुखिया दिन भर हमारे सामने आहें भरता रहता था। लगातार अपनी गरीबी का रोना रोता था, जिसे भी मिलता शिकायत करता था। कहता था कि गांव के लिए सड़क बनाने में न केवल उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, बल्कि उसकी अनगिनत मेहनत और ऊर्जा भी लग गई। चूंकि तुम लोगों को यकीन नहीं है, तो मेरे साथ मुखिया के घर चलकर देखो। लोगों की एक बड़ी भीड़ मुखिया के घर की ओर चल पड़ी। आवारा लोगों का वो झुंड मुखिया के घर में घुस गया और सब कुछ उलटने पलटने लगा। उन्हें मुखिया के घर से सरकारी दस्तावेज और नकली कॉन्ट्रैक्ट मिले, साथ ही उसके गबन के सबूत भी मिले। मुखिया उन्हें रोक भी नहीं पा रहा था। वो बस घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांग सकता था। मालिकों, मुझ पर रहम करो। मेरे ऊपर बूढ़े माँ बाप हैं और नीचे छोटे बच्चे। मुझे जीने का एक रास्ता दो। भविष्य में तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। तुम जीने के रास्ते की बात करने के लायक भी हो।
जब गांव वालों के पैसे लूट रहे थे, तब उनके जीने के रास्ते के बारे में क्यों नहीं सोचा? हाँ, उस समय तुम्हारे जानबूझकर या अनजाने में किए गए भावनात्मक दबाव की वजह से गांव के हर घर ने तुम्हें नजराना देने के लिए खुद ही पैसे निकाले। जल्दी से हमारे पैसे वापस करो। सरपंच को गांव वालों ने बुरी तरह पीटा और वो चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसने पलटकर वार करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसके सारे काले कारनामे सामने आ जाएंगे, इसलिए वो बस जमीन पर सिकुड़कर मार खाता रहा। उसके बाद 1 महीने तक सरपंच बिस्तर पर पड़ा डर और खौफ में जीता रहा। उसे हमेशा लगता रहता कि अगले ही पल या तो पुलिस उसे पकड़ने आएगी या फिर कोई आकर उसे पीटेगा। जब वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया तो वो सबूतों का एक बंडल लेकर लड़खड़ाते हुए पुलिस स्टेशन गया। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। मैंने गांव वालों के पैसे खाए हैं और बाहर वालों के साथ मिलकर पूरे गांव को धोखा दिया है। ये रहे सारे सबूत, आप लोग मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। किसी को नहीं पता कि उसे कितने साल की सजा हुई। बस इतना सुना है कि जब उसकी पत्नी को ये खबर मिली तो वो रातों रात अपना सामान बांधकर बच्चे को लेकर भाग गई। गांव में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ अकेली रह गई। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सरपंच के साथ ये घटना हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि खरीदार ने अपने आदमी भेजे। उन्होंने पहले लिए गए सारे ताजे मशरूम जैसे के तैसे वापस कर दिए, यहाँ तक कि पहले तय हुए पैसे देने से भी साफ इनकार कर दिया। गांव वाले बेचैनी से पागल हो गए। सब लोग खरीदार के गोदाम के दरवाजे पर जमा हो गए। वो रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे, मालिक कृपया हम पर रहम कीजिए। ये ताजे मशरूम हम सब गांव वालों ने दिन रात मेहनत करके उगाए हैं। अगर आप इन्हें नहीं खरीदेंगे तो हमारी इस साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ, हम थोड़े कम पैसे भी ले लेंगे, बस आप हमारा माल खरीद लीजिए। हमें जीने का एक मौका दीजिए प्लीज। मेरे सामने ये सब नाटक बंद करो। वांग साहब ने पहले ही कह दिया है कि जो कोई भी तुम्हारे गांव का माल खरीदेगा वो उनसे दुश्मनी मोल लेगा। तुमने जो गलत काम किए हैं और लोगों को धोखा दिया है उसका नतीजा खुद भुगतो, हमें परेशान करने मत आओ। उसके बाद से सिर्फ ताजे मशरूम ही नहीं बल्कि गांव वालों की उगाई हुई सब्जियां और अनाज भी, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी के क्यों न हो, कोई उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं करता था। सरपंच तो चला गया था और गांव वाले नए जवान सरपंच को भी शक की नजर से देखते थे। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल पाएगा। गांव में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, इसलिए सारे गांव वाले खुद ही पंचायत घर में सभा करने लगे। ये सभा कई दिनों तक चलती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में नहीं सोचा। वो सुबह जल्दी उठकर बाजार में अपना सामान बेचने के बारे में नहीं सोचते थे, बस पंचायत घर में बैठकर शोर शराबा और बहस करते रहते थे। वो बस एक दूसरे से शिकायतें करते रहते थे। जवान सरपंच ये सब देखकर मन ही मन बहुत परेशान था। उसने दिन रात भाग दौड़ की और अपनी पूरी जान लगाकर आखिरकार गांव के लिए सरकारी सहायता योजना में जगह बनवा ली। सरकार की तरफ से जल्द ही अच्छी नस्ल के सुअर के बच्चों की एक खेप भेजी गई। जवान सरपंच ने खास तौर पर गांव वालों को एक साथ इकट्ठा किया और बड़े सब्र से उन्हें सिखाने लगा। उसने एक एक करके सिखाया कि सुअर कैसे पालें और उन्हें बीमारियों से कैसे बचाएं। लेकिन किसे पता था कि एक तरफ तो गांव वाले खुशी खुशी सुअर के बच्चों को घर ले गए और दूसरी तरफ कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और उन बच्चों को मारकर खा गए। कुछ और लोग जो खुद को ज्यादा होशियार समझ रहे थे, उन्होंने चुपके से उन बच्चों को बेच दिया और मिले हुए थोड़े से पैसों को पालतू में उड़ा दिया। कुछ ही दिनों में सुअर के बच्चे लगभग खत्म हो गए। गांव वाले फिर से झुंड बनाकर पंचायत घर पहुंच गए। वो जवान सरपंच से और सुअर के बच्चे मांगने आए थे। सरपंच जी, हमारे सुअर के बच्चे खत्म हो गए, अब हमें एक और खेप दिलवा दीजिए ना। इस बार हम पक्का उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ सरपंच जी, पिछली बार हमारी गलती थी, इस बार हम आपकी बात जरूर मानेंगे। आप एक और खेप के लिए अर्जी दे दीजिए। जवान सरपंच को गुस्सा भी आया और वो लाचार भी महसूस कर रहा था, लेकिन गांव वालों की उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने फिर से अधिकारियों से अर्जी देकर सुअर के बच्चों की एक और खेप मंगवाई और उन्हें एक एक करके गांव वालों के हाथों में दिया। उसने खास तौर पर हर किसी को रोककर बार बार समझाया, सब लोग मेरी बात सुनो, इस बार ये जो सुअर के बच्चे हैं
इन्हें भूलकर भी मारकर मत खाना और नहीं चुपके से बेचना। तुम लोग इन्हें अच्छे से पालो। जब ये सुअर बड़े हो जाएंगे तो तुम इन्हें प्रजनन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी कीमत पर बेच भी सकते हो। इस तरह तुम लोग हर साल पैसे कमा सकोगे। लंबे समय तक फायदा कमाने का यही सही तरीका है। लेकिन किसी भी गांव वाले ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सुअर के बच्चे हाथ में आते ही जिसने मारना था उसने मारकर खा लिया और जिसने बेचना था उसने बेच दिया, बिल्कुल पिछली बार की तरह। ये खबर सुनकर जवान सरपंच गुस्से से कांप गया और उसका मन पूरी तरह से खट्टा हो गया। उसने फिर कभी उनके काम की परवाह नहीं की। गांव में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। कोई भी खेती करने को तैयार नहीं था। जवान लोग एक एक करके अपना सामान बांधकर काम करने के लिए बाहर चले गए। घर के बड़े बुजुर्ग बस थोड़े से सरकारी सहारे पर जैसे तैसे दिन काट रहे थे। जो जमीन कभी उपजाऊ हुआ करती थी वो अब जंगली घास से भर गई थी। गांव वालों के पास जीने का कोई सहारा या उम्मीद नहीं बची थी। वे अक्सर छोटी छोटी मामूली बातों पर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे। और तो और कमजोर लोग अपने से भी ज्यादा कमजोर लोगों को सताने लगे थे। पूरे गांव में एक मायूसी छाई हुई थी। इतनी शांति थी मानो वहाँ कभी कोई रहता ही न हो। कुछ साल बाद उसी गांव का लिनमो ताजे मशरूम उगाने वाला एक बहुत बड़ा और दूर दूर तक मशहूर किसान बन गया था। उसने सैकड़ों एकड़ जमीन ठेके पर ले रखी थी। उसका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। वो दिल का बहुत अच्छा था। वो खुद आगे बढ़कर आसपास के गांवों के किसानों को मशरूम की खेती करने में मदद करता था। वह न सिर्फ सबको मुफ्त में खेती की तकनीक सिखाता था बल्कि अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदने के लिए पैसे भी देता था और आखिर में वो उनकी सारी फसल भी खरीद लेता था। लिन बॉस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें मुफ्त में तकनीक न सिखाते और हमारी फसल न खरीदते तो हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं देख पाते। धन्यवाद की कोई बात नहीं। आप सब मेहनत करने को तैयार थे। अच्छे दिन अपनी ही मेहनत से कमाए जाते हैं। अच्छे से खेती करो, आगे सब कुछ और भी अच्छा होगा। उन गांवों के लोग बहुत ज्यादा मेहनती थे। वे लिनमो के साथ लगन और ईमानदारी से काम करते थे। बस कुछ ही सालों में हर घर में नए नए छोटे मकान बन गए थे। सबने गाड़ियां खरीद ली थी और उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो गई थी। एक दिन लिनमो अपने ऑफिस में खेती की रिपोर्ट देख रहा था। तभी अचानक एक फोन आया। ये फोन उसके पुराने गांव के पुराने अकाउंटेंट का था। फोन पर दूसरी तरफ से एक बूढ़ी और कमजोर आवाज आई। लिनमो, मैं हूँ। मैंने तुम्हें ये फोन बस ये बताने के लिए किया है कि अपना जो पुराना गांव है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खेत पूरी तरह से बंजर हो गए हैं। घास इतनी लंबी हो गई है कि आदमी से भी ऊंची है। सारे जवान तो कब के चले गए। गांव में अब बस हम कुछ बूढ़े लोग ही बचे हैं। रोज घर पर बैठकर उस थोड़े से सरकारी सहारे का इंतजार करते हैं। पता नहीं और कितने दिन ऐसे चलेगा। लिनमो फोन पकड़े रहा लेकिन उसने पूरी बातचीत में एक भी शब्द नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फोन रखने के बाद उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया। हमारी मदद वाली लिस्ट लेकर आओ। मेरे पुराने गांव का नाम उसमें से काट दो। लिन साहब, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? आखिर वो आपका अपना गांव है। क्या आप इस पर दोबारा सोचना चाहेंगे? उसने अपना सिर हिलाया। वो दिल ही दिल में जानता था कुछ जगहों की गरीबी कभी भी किस्मत की नाइंसाफी की वजह से नहीं होती बल्कि यह आलस का वो रास्ता है जो वे खुद चुनते हैं।